हम्म। स्टूडेंट्स तो हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में संसाधन विकास और उपयोग। इसको आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या चीज इसमें, पहले सबसे पहले हम लोग परिभाषा ऑलरेडी देख चुके हैं संसाधन का। ठीक है, एक की पदार्थ या वस्तु जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, परिसंपत्ति एसेट। ठीक है, दूसरा हम लोग भी देखे थे पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति और सुख सुविधा प्रदान के लिए उपयोगी हो, दूसरा ये है। ठीक है, ये संसाधन है। ये दो देखने के बाद हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके थे, बात भी कर चुके थे। हम लोग आगे आएंगे अभी। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे संसाधनों का परिभाषा और इनका संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो बात करेंगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मूल बात करना है हम लोग को, चूंकि थोड़ा ज्यादा समझना है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर पांचवा वाला जो है, लेकिन उससे पहले उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत, और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। इसको पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग है उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत, और दूसरा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। ठीक है, ये दोनों को हम लोग थोड़ा पहले सबसे ध्यान देकर देखते हैं। तो देखिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण में हम लोग आते हैं प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। सबसे पहले यहाँ पर प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चावच जैसे भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है। प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सी चीज? जलवायु, उच्चावच, पहाड़ी मैदानी भाग, या कोई भी पठारी भाग। इस तरह का जलवायु कैसा, तो मान लीजिए ठंडा जलवायु है कि वहां पर गर्म वाला है, कि एक सामान्य है, किस तरह का, ये सारा चीज है। ठीक है, परंतु केवल उसी स्थिति में जब उन्हें प्राप्त करने और परिष्कृत एवं परिवर्धित करने की व्यापक तकनीक उपलब्ध हो। क्यों ये बताया जा रहा है कि परिष्कृत और परिवर्धित करने का जब तक तकनीक नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या कहेंगे? प्रकृति प्रदत्त वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उपयोगी बनाने हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले खर्च को वहन करने के लिए समुचित धन जुटाने की क्षमता हो। ठीक है, अब देखिए कि अगला है मानवकृत संसाधन। अभी हम लोग जो बता रहा है कि भवन, सड़कें, रेल लाइनें, ये सारा चीज जो हम देखते हैं डे बाई डे, रोज रोज विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान, शिक्षण प्रशिक्षण अभी हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं, ये भी तो क्या है? मानवकृत संसाधन ही है। व्यवहारिक रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है ना? कि जो प्रथम चरण में होता है क्या? प्राकृतिक संसाधन मतलब हम लोग सीधे से तौर पर कहें कृषि, या जो भी जो प्राथमिक प्रक्रियाएं है अर्थव्यवस्था की, क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे में ये कह रहा है, बता रहा है कि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कोटि के जितने सारे क्रियाकलाप, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ बनाना, जैसे दूध है, ये प्राथमिक हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। और दूध से प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट, कुछ रसगुल्ला, उसका पनीर वाला कुछ आइटम बना दीजिए, कुछ और बढ़िया हाई लेवल एंड कुछ प्रोडक्ट बनाइए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। या आप देखिए कि मक्का है, उसको कॉर्न बना दीजिए, क्या हो जाएगा? ये द्वितीयक हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चीज, जैसे कोई कोई धातु निकाले हैं, तो धातु निकाल करके उसको आप परिष्कृत करके कुछ अच्छा चीज बना लेते हैं, इसलिए वो हो जाएगा। तृतीयक में देखिएगा, जैसे आईटी सेक्टर है, उसमें आईटी सेक्टर में आप अगर चाहें तो अगर क्या, जैसे आईटी सेक्टर में आप जो हम यहाँ से बैठ कर कोई काम अभी जो हम कर पा रहे हैं, आपको शिक्षा दे पा रहे हैं, बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, ये सारा डेवलपमेंट क्या है? तृतीयक में आ जाएगा। चतुर्थ कोटि में हाई लेवल कोई समस्या आती है और बड़े एक्सपर्ट्स जो हमको कंसल्टेंसी सर्विस दे पाते हैं, वो चतुर्थ कोटि या उससे अन्य में।
ठीक है। तो आइए एक और है इसमें जैविक अजैविक। हम लोग जानते हैं सिंपली जिनमें कौन पादप जगत, पेड़ पौधे और मनुष्य जगत या जीव जंतु सभी क्या आ जाएंगे, तो जैविक में आ जाएंगे। अजैविक में क्या आइएगा, तो इसमें बता रहा है संतान उत्पन्न करने की क्षमता और सब जैविक में आते हैं। ठीक इसी तरह आइएगा अगले पेज में, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कि इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, कौन कौन से, वो निर्जीव कौन कौन से होंगे आप देखिएगा, खनिज, चट्टाने, मिट्टी, नदियां, पर्वत, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव है ना, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपको अजैविक संसाधन हो जाएंगे। अब आइए इतना करने के बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं कि हम अपना एक पांचवा जो हम लोग बात किए थे उस पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचवा ये जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो 4 कैटेगरी है, ये संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित संसाधन। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम दोबारा रूप से देखें इसको दोबारा तरह से। दोबारा तरफ से देखिएगा इसको, पहला संभाव्य, दूसरा ज्ञात, तीसरा भंडारित और चौथा संचित। ठीक है, इन चारों को हमको बात करना है। ठीक है, इनके लिए हम एक अलग पेज पर भी आपको समझाते हैं। देखिए, एक समझ लीजिए जो ये बता रहा है कि ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं हो। संभाव्य, संभाव्य मतलब इंग्लिश में इसको पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जिसको होने की आगे संभावना है, पोटेंशियल। ठीक है, अब उदाहरण स्वरूप क्या बताया, भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना क्या है, पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ ही असम, हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम बता रहा है, राजस्थान इत्यादि अनेक स्थानों पर है, परंतु केवल असम और पश्चिमी घाट के पथ से ही लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सका है। इसी प्रकार ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि का भारत में अपार संभावना है, परंतु कुछ ही स्थानों पर इसका हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब ऐसी बात है तो आप देखिएगा कि सस्ती सुगम तकनीक के विकास से इनके उपयोग की बड़ी संभावना है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि अन्वेषण और सर्वे क्या है, विभाग द्वारा इनकी खोज की जाती है। तो एक तो ये चीज हो गया, बहुत सामान्य रूप से क्या है, संभावना जो है, तो ये हमारे पास उसका उचित तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा है ज्ञात। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ज्ञात में आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग देख पाएंगे यहाँ कि ज्ञात में क्या क्या चीज है। तो देखिए आप कि जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता हो उन्हें ज्ञात कहते हैं। जिन्हें ढूंढ करके मतलब उनके बारे में सर्वे किया था, अन्वेषण किया था, पता किया था, उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे असम, बॉम्बे, बॉम्बे हाई, गुजरात के नलकूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी तकनीक विकसित हो चुकी है तथा सार्थक उपयोग ज्ञात है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भंडारित संसाधन। ठीक है, तीसरा नंबर है, ऑलरेडी यह संसाधन हम लोग कर चुके हैं। भंडारित संसाधन में विकसित देशों ने ऐसी तकनीकों की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो चुकी है। विकसित देश कई किलोमीटर गहराई तक भूतल को भेद कर खनिज निकालते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश 1 किलोमीटर से अधिक गहराई तक नहीं खोद पाते। अब विकसित देशों में इतना भी उपयोग नहीं हो पाता। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की नदियों की विपुल जल राशि व्यर्थ बहकर समुद्र में गिरती है, अर्थात अपार संभावनाओं के बाद भी तकनीक और धन के अभाव में जल विद्युत का उत्पादन क्या है, नहीं हो पाता। यह संसाधन भंडारित नहीं हो पाते। अब देखिए कि ज्ञात को आप क्या कह सकते हैं, जिनका नॉलेज है, नो हाउ है हमारे पास, ज्ञात तो है। तो एक भंडारित को हम लोग इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं, स्टॉक है ना, भंडार है इसका, यानी स्टॉक है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से देखिएगा स्टॉक तो है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका तकनीकी नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ नहीं है। जैसे एक और उदाहरण आपको दे, इस किताब के अलावा आप समझिए कि आप देखिए कि राजस्थान
और गुजरात राज्यों में आप देखिए कि वहाँ सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा का बहुत विपुल सोर्स है, बहुत ज्यादा इनॉर्मस बहुत ज्यादा उसका संसाधन है, लेकिन अभी उसको हमारे पास उतना उन्नत तकनीक नहीं आ पाया है जिस लेवल से हम वो काम कर सकते हैं। शुरुआत तो की है लेकिन अभी हमारे पास वो स्टॉक के रूप में है। वो हमारे संसाधन कैसे संसाधन है, स्टॉक वाले रिसोर्स है, स्टॉक रिसोर्स है, माने भंडारी संसाधन है। ठीक, आइए संचित संसाधन इसमें आइए कि सबसे पहले तो समझिए संचित जो है ये रिजर्व है। क्या है? रिजर्व रिसोर्स, ये रिजर्व है हमारा। और ये रिजर्व जो है इसका स्टॉक का एक सबसेट है। मतलब रिजर्व क्या है? स्टॉक का सबसेट, मतलब छोटा रूप में। कैसे है? तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि इसका हमको जानकारी भी है लेकिन कुछ पर्पस से, कुछ वजह से क्या करते हैं हम लोग उसको बचा के रखते हैं। जैसे इस सामने किताब में आपको बताया जा सकता है कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव अथवा अन्य कारणों से कोई ना कोई ऐसा वजह है, जैसे हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से या कोई अन्य हिसाब से उसका हम वर्तमान में उसका हम क्या संसाधनों को नहीं निकाल रहे हैं और भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उन्हें क्या कहेंगे? उसको मतलब संचित करके रखें, रिजर्व करके रखें। ठीक है। जैसे अमेरिका के तटीय प्रदेशों में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है परंतु वह खाड़ी या अन्य देशों से पेट्रोलियम का उपयोग करता है। तब उनको क्यों बचा कर रखा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि उसको आगे जरूरी, जब सब जगह पेट्रोलियम कम होने लगेगा तो उसको ज्यादा रेट से बेच पाएगा या उसको अपने राष्ट्र के हित के लिए प्रयोग कर पाएगा। इन भंडारों के समाप्त होने पर ही अपने संचित भंडारों का उपयोग करेगा। इसी प्रकार आप समझिए कि हाइड्रोजन गैस सर्वोत्तम ईंधन है और इसे पानी से प्राप्त किया जा सकता है। पानी, नदी, तालाब और समुद्रों में आसानी से बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही होता है क्योंकि इसे पानी से अलग करना क्या बहुत कठिन है ना। हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन अगर ईंधन का उपयोग होने लगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसका अभी टेक्निकल या तकनीकी जो प्रोसेस है अभी हमारे लिए मुश्किल है। परंतु पेट्रोलियम के सीमित भंडार के समाप्त होने पर एक बार हाइड्रोजन ईंधन ही ऊर्जा का प्रमुख साधन होगा। अभी इसे भंडारित संसाधन भी कहा जा सकता है ना। भंडारित मैंने स्टॉक ही कहेंगे इसको। और प्रायः संचित भंडार के कुछ भाग को ज्ञात तकनीक का उपयोग में लाया जाता है और शेष भाग की को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई रिजर्व है तो उसके कुछ भाग को क्या हम लोग करते हैं कि उसको कुछ भाग को जो ज्ञात टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लोग क्या उसको यूज करते हैं और कुछ भाग को छोड़ देते हैं भावी पीढ़ी के लिए। सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती है परंतु बरसात के दिनों में इनका उपयोग नहीं होता है। खेतों में वर्षा जल प्राप्त होता रहता है। इस समय नहरों में जमा जल संचित भंडार है जिसका उपयोग वर्षा के बाद सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये एक तरह से हम लोग इसको समझ पाए और एक तरह से हम इसको एक अलग पेज पर भी आप लोग को इसको हम समझा देना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि अच्छा ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सर मान लीजिए हम लोग ये क्या हम लोग बात करेंगे कि विकास के स्तर के आधार पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ठीक है, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसको विकास स्तर के आधार पर विकास के आधार पर चार प्रमुख है हमारे पास।
अभी हम लोग किताब में भी देखे हैं और इसको ध्यान देंगे। पहला देखिएगा तो हमारा एक संभाव्य है, संभाव्य संसाधन। इसका जो नाम से ही स्पष्ट है, संभाव्य संसाधन मतलब जिसका आगे संभावना है। इसी को इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स भी कहेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल रिसोर्स भी कहेंगे। देखिए इसमें ये होगा कि आगे कौन से चीज को हमें संभावना है किसी को लाने के लिए। जैसे देखिएगा इसमें आपको कि हमारे जो गुजरात है और जो राजस्थान है, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और इसकी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बहुत सारा हमारा उसका बहुत सारा विपुल भंडार है, मतलब उसका बहुत सारा संभावना है। लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विपुल संसाधन है, लेकिन हम लोग उसका पूर्ण रूप से हम लोग दोहन नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी बहुत अच्छा टेक्निकल नो हाउ नहीं है। दूसरा ये हम लोग देखते हैं, दूसरा है कि ज्ञात संसाधन क्या है। तो ज्ञात संसाधन में आप देखिएगा कि यहाँ पर इसमें हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स भी कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग जिसका टेक्निकल नो हाउ मतलब जिसका हम लोग तकनीकी तरह से हम लोग दोहन करना समझ पाते हैं, जान पाते हैं उसको कैसे टेक्निकली निकाल पाए। इसमें आप देखिएगा बहुत जैसे ये आपका देखिए जिसका हम लोग क्या गुण और मात्रा हम जान पाए हैं। गुण मात्रा जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण ले अभी तत्काल रूप से कि या उसका सर्वे कर चुके हैं हम लोग, मान लीजिए सर्वे कर चुके हैं, इस तरह की सारा चीज है। जैसे मान लीजिए इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है, इथेनॉल बना रहे हैं हम लोग। इथेनॉल को किस में डाल रहे हैं? तो इथेनॉल को पेट्रोल डाल रहे हैं ना, इथेनॉल को पेट्रोल में डाल रहे हैं। तो अभी सरकार धीरे धीरे इसको पहले 10% मिलाई थी, उसके बाद फिर इसको बढ़ा कर इसको 20% और अभी आगे भी इसको 30% करने का लक्ष्य है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हम लोग इसको पूरा हम लोग समझ चुके हैं, इथेनॉल क्या है, पेट्रोल में मिलाने पर क्या फायदा होगा, हमारा बाहर जो पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो मंगाना पड़ रहा है खर्च कम होगा, हमारे देश के संसाधन बचेंगे, हम और अन्य मद्दों में खर्च कर पाएंगे। इसलिए 10% से सरकार इसको 20% से 30% इसको बढ़ाते जा रही है, जो कि हमारे इथेनॉल आसान है। आप जानते हैं कि हमारे गन्ना से या जो खाद्यान्न है उनके टूटे फूटे चावल मक्का तरह से भी इथेनॉल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, आप जानेंगे कि तीसरा है हमारा स्टॉक या भंडार। अब देखिएगा स्टॉक या स्टॉक रिसोर्स कहिए, स्टॉक रिसोर्स या कहिएगा हम लोग हिंदी में इसको कह पाएंगे क्या, भंडारित संसाधन। तो देखिएगा ये चीज समझिएगा कि हमारा जो भंडारित संसाधन है इसमें हमारे पास क्या है कि स्टोर बहुत है, पानी का मात्रा देखिएगा चारों तरफ हमारे समुद्र भी है, इसके साथ तालाब कुएं नदियां बहुत सारा है। और हम जानते हैं कि जो जल है स्टोर है किससे बनता है? H2+O2 से। और हम जानते हैं कि अभी जितने हैं कोयले हैं पेट्रोलियम है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आने वाला तकनीक क्या है हमारा? आने वाला तकनीक जो है जो हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन फ्यूल जो है, हाइड्रोजन ईंधन क्या है हमारा आने वाला तकनीक है। लेकिन क्या है अभी हमारे पास, अभी उसका उचित हमारे पास बहुत बढ़िया तकनीक नहीं है। एकदम कम दाम पर अगर मान लीजिए कि बहुत कम दाम पर ये उपलब्ध हो जाए तो हर व्यक्ति यही यूज करने लगे। बाकी बहुत सारे सोर्स को, पेट्रोलियम को हम लोग त्याग दें, नेचुरल गैस को त्याग दें जो उसमें ज्यादा खर्च लग रहा है। तो इसका तकनीक क्या है हमारा? तकनीक अभी हमारा कितना है, अभी बहुत अच्छा तरह से डेवलप नहीं है, तकनीक कम है, अभी टेक्निकल नो हाउ कम है। टेक्निकल नो हाउ हम क्या है, टेक्निकल नो हाउ कहता है वो क्या है, अभी कम है, इसको नीचे करेंगे। अब देखिएगा कि आगे है रिजर्व। रिजर्व क्या है? ये संचित है। तो रिजर्व में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कि इसको हम लोग संचित भी कहते हैं, अगर देखा जाए तो संचित संसाधन भी कहते हैं, और उसको
इंग्लिश में हम लोग रिजर्व रिसोर्स भी कह लेंगे। और रिजर्व रिसोर्स में आप देखिएगा कि क्या क्या रिजर्व है एग्जैक्टली आप समझिए। हमारे पास जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि आप जैसे अगर बात करें हम कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम जो कुछ देश जो है इस पर्पज से कि जैसे अमेरिका है और यूएसए का है, उसके तटीय भागों में बहुत सारा क्या है, उसके कोस्टल या तटीय भागों में बहुत सारा पेट्रोलियम संसाधन है तटीय भागों में, लेकिन जानबूझ के उसका कम दोहन कर रहा है, कम निकाल रहा है। और वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से निकाल रहा है, वो गल्फ कंट्रीज से ही। वो गल्फ कंट्रीज यानी कि सऊदी अरब और यूएई वगैरह से ही वो मंगवा रहा है। क्यों? इससे कि यूएई सऊदी से ही वो अपना बहुत सारा जरूरत का अपना निकाल मंगवा पा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सोच रहा है जब ये सारे कोयला या पेट्रोलियम घटने लगेंगे, कम होने लगेंगे, तब हम अपने देश के संसाधनों का उपयोग करेंगे। यानी कि संचित मतलब रिजर्व को किसी पर्पज से कोई देश अपने संसाधनों को उसको कम यूटिलाइज करता है। यानी कि अगर मान लीजिए जितना है उसका कुछ भाग तो यूटिलाइज करे। जैसे मान लीजिए भारत का ही देखिएगा, तो भारत के ही बहुत सारे भागों में हम जानते हैं कि कुछ तटीय भागों में है, तटीय भागों में कुछ पेट्रोलियम है तटीय भागों में, लेकिन हम लोग सबका नहीं करते हैं। हम लोग कुछ भागों का दोहन कर रहे हैं, कुछ भाग निकाल पा रहे हैं और कुछ भागों का कम निकाल रहे हैं। क्यों? एक तो बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा कि हम अगर स्लो या कम रेट से निकालेंगे तो जब तक संसाधन अन्य देशों के पास रहे उसको धीरे धीरे हम लोग निकाल पाएंगे। इस तरह से देखिएगा ये चारों विकास के आधार पर ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप आइएगा कि हम आपको बोले भी थे कि यहाँ पर कुछ चीज जैसे है, एक बहुत सिंपल है नवीकरणीय अनवीकरणीय, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 8वां 9वां क्लास से। नवीकरणीय क्या है? जैसे प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र, इसमें जो जल है, सूर्य का प्रकाश, ये नवी जो सतत उपलब्ध है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है सतत उपलब्ध संसाधन क्या है, यही नवीकरणीय है। और इसके उलट आप देखिएगा अनवीकरणीय क्या है, जैसे कोयला, वो धीरे धीरे क्या है खत्म होने लगेगा। ऐसे ही आप देखिएगा कि कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ देखिए ये लाखों वर्षों की जटिल जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं और पृथ्वी के अंदर उनका भंडार जहां तहां जमा हो गया है। धात्विक खनिजों के साथ भी यही स्थिति है। मतलब केवल कोयला पेट्रोलियम ही नहीं, धात्विक खनिज भी क्या है, लिमिटेड है। इनका इनका संचित भंडार सीमित है और इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना प्राय असंभव है। मतलब अगर हम चाहें कि 10 साल में 5 साल में बना लें, हो सब संभव है? नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष के रासायनिक और अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ये बने हैं। ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। कुछ धातु को बार बार पिघलाकर शोधित करके प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इनका चक्रीकरण साइक्लिक मैंने एक से दूसरा, दूसरे से पुनः इस तरह से प्राप्ति किया है। जबकि कोयले और तेल को जला देने पर प्राप्त राख जो है पुनः कोयले एवं तेल नहीं बन सकता। इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है, अतः इन्हें अचक्रीय संसाधन कह सकते हैं। इनको तो कोयला और पेट्रोलियम को अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। अब एक सिंपल आइए देखिए, आप जानते हैं कि निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो निजी क्या, जो हमारा है, जो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का है, भूमि, उद्यान, मकान, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सब, ठीक है। दूसरा सामुदायिक क्या है, तो ये आसानी रूप से आप समझ सकते हैं। आपके गांव के अगर रहने वाले हैं तो गांव में चारागाह, जो खेत के मैदान है ना, खेल के लिए मैदान है, तालाब है, स्मशान की भूमि है, देख सकते हैं, पंचायत भवन है, ये सब क्या है, ये सब सामुदायिक सबका है, उसमें सबका अधिकार है। ठीक है, पर्यटन स्थल है, इस तरह सब जा सकते हैं। तीसरा आप देखिएगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जो राष्ट्र के लिए है, जैसे कि बैंक हो गया, आप देखिए एनटीपीसी है जिससे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, रेलवे लाइन, ये सब देखिए रेलवे लाइन, सरकार द्वारा सड़क जो है, कारखानों का जो सरकारी जो कारखाने हैं क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है। इस तरह से देखिएगा सरकार कुछ राशि भी देती है अगर कुछ बनवाना है सड़क वगैरह, तब विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व भी है। सागर तटों के पास 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश की संपत्ति है। ध्यान रखिएगा कितना, तो 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर क्या है, ये है देश की संपत्ति है ये। ठीक है, इसी तरह
अगला ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतिम है ये कि पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर हैं, अर्थात यथार्थ में मात्र 29% भूतल ही विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय संपत्ति हैं। शेष 71% क्या है, ठीक है ना। जीवों के साथ ही विभिन्न संसाधनों का विपुल भंडार इन समुद्रों में विद्यमान है। इनके उपयोग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएनओ है, WTO है, और इस तरह से बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से, ध्यान दीजिएगा, सागर तट से 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक माना जा रहा है, जहां से मछलियां पकड़ने तथा भूतल से धातुएं एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार है, परंतु अन्य देशों के जहाजों के परिवहन अन्य उपयोग के लिए स्वतंत्रता रहती है। मतलब कि दो सीमा आया, एक क्या आया, एक हमारे पास आया 12 समुद्री मील, हम लोग ध्यान देंगे 12 समुद्री मील, ठीक है ना, ये केवल उस राष्ट्र का है, उस राष्ट्र के समुद्र। दूसरा क्या बात आया, 200 समुद्री मील, 200 किलोमीटर, सागर तट से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्या है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 किलोमीटर क्या है, इसको इंग्लिश में EEZ भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, EEZ अपवर्जक। और इसको क्या कहेंगे, 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर, ठीक है। एक मील में 1 हम जानते हैं कि 1 मील बराबर क्या होता है, 1.6 किलोमीटर। इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट।